Good morning students. Today is your लेसन 7 स्टार्ट करते हैं आज आप लोगों का हम आप लोगों का लेसन 6 है मैंने पढ़ा दिया था। जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को व्हाट्सएप पर चला जाएगा। लेसन 7 आज मैं चालू करता हूँ। हम लोगों ने लेसन 6 जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था ओल्ड मैन हैज टू सन्स पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी कि ओल्ड मैन एंड हिज सन टू सन्स जो है ना पार्ट 2 आज से हम लोग चालू करते हैं। डू योर बेस्ट व्हेन नो वन इज लुकिंग। इफ यू डू दैट देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन अचीविंग एनीथिंग इजिली एंड एफिशिएंटली। व्हाट इज द मीनिंग? डू योर बेस्ट व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्या उस समय तुम अपना बेस्ट करते हो जब कोई तुम्हें देखता नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेले में बहुत सारी बेस्ट वर्क करते हैं, लेकिन सामने अगर लोग आ जाए ना तो थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाता है। वही बात कह रहा है यहाँ पे। अगर हाँ देन यू कैन बी सक्सेसफुल, तो तुम सफलता जरूर प्राप्त करोगे। इन अचीविंग एनीथिंग इजिली एंड एफिशिएंटली, बहुत ही आसानी से तुम प्राप्त करोगे। लेट्स रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर का रेस्ट पार्ट पढ़ते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि वो जो 3 हटाते हैं कफन बरसते, उसमें से एक ड्रैगन निकलता है, ड्रैगन चेस करता है अर्नेस्ट का, और अर्नेस्ट पूरे कैस्टल में दौड़ता है। उसके आगे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक्ट 2 में देखते हैं कैरेक्टर में कौन कौन है। अलेक्जेंडर, ओल्ड लेडी एंड प्रिंसेस, 3 कैरेक्टर नहीं बचे हैं। देखते हैं नरेटर। ए फ्यू डेज लेटर अर्नेस्ट फादर वाज टॉकिंग टू अलेक्जेंडर। कुछ दिनों के बाद अर्नेस्ट के पिताजी जो हैं वो अपने बेटे अलेक्जेंडर से बात करते हैं। फार्मर, वेयर इज अर्नेस्ट? अर्नेस्ट कहाँ है? वाई ही इज नॉट कम बैक? वो अभी तक क्यों नहीं आया? आई नो एवरीथिंग वेंट राइट। मैं जानता हूँ कि सब कुछ सही गया होगा। बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि वो मजबूत और इंटेलिजेंट है, यानी कि शार्प है। देखते हैं उसके पिताजी कहते हैं कि वो बहादुर और इंटेलिजेंट है तो वो फंस नहीं सकता है। अलेक्जेंडर, फादर, लेट मी गो टू द कैस्टल, मे बी माई ब्रदर वॉज नॉट वेरी फॉर्चुनेट। अलेक्जेंडर कहता है पिताजी मुझे महल में जाना चाहिए, शायद मैं भी जा सकता हूँ, हो सके, क्योंकि मेरा भाई जो था वो लकी नहीं था, यानी कि भाग्यशाली नहीं था। फार्मर, हाँ यू फूल, तुम मूर्ख हो। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? अलेक्जेंडर, आई जस्ट वांट टू गो एंड सी फॉर माई सेल्फ। मैं जाना चाहता हूँ, मैं तुरंत जानना चाहता हूँ और अपने से देखना चाहता हूँ। फार्मर, आई विल नॉट गिव यू ए हॉर्स और ए स्वॉर्ड। मैं तुम्हें तलवार और घोड़े नहीं दूंगा। नरेटर, बट अलेक्जेंडर ओनली टूक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड वेंट ऑन फुट टू द इंजेड कैस्टल। अलेक्जेंडर एक रोटी लेता है, रोटी का टुकड़ा लेता है और अपनी पाँव से चल देता है, महल की तरफ चल देता है, यानी कि पैदल ही चलता है। द जर्नी वॉज हार्ड एंड लॉन्ग। यात्रा जो थी बहुत ही कठिन और लंबी थी। एंड दैट नाइट ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर ए ट्री। और बीच रास्ते में जब रात हो जाती है तो वो डिसाइड करता है और एक पेड़ के नीचे ठहरता है। नेक्स्ट मॉर्निंग when he woke up, he saw an ant hill and many ants were trying to rebuild it. अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि चींटियों का जो घर है वो टूटा पड़ा है। चींटियाँ उसे बनाने की कोशिश कर रही हैं और उसे रीबिल्ड करने की वो कोशिश कर रही हैं। अलेक्जेंडर, ओ पुअर एंट, गरीब चींटियाँ, हु डिस्ट्रॉय योर नेस्ट, किसने तुम्हारा घोंसला बर्बाद किया? मे बी इट वॉज माई ब्रदर, हो सके तो मेरा भाई। आई विल हेल्प यू रिबिल्ड योर नेस्ट, मैं तुम्हारे नेस्ट को, घोंसले को तैयार करने में मदद करता हूँ। सर अलेक्जेंडर कहता है। नेटर, व्हेन ही फिनिश्ड, कब फिनिश्ड हुआ? ही वॉक टुवर्ड्स ए लेक टू ड्रिंक सम वाटर, वो जाता है नदी की लेक की तरफ, कुछ पानी पीता है। देयर ही साव सम लिटिल डक्स स्विमिंग, वहाँ पे देखता है कि कुछ डक्स जो हैं वो तैर रही हैं। अलेक्जेंडर, ओह पुअर्स डक, यू मस्ट बी हंग्री, टेक दिस पीस ऑफ ब्रेड। वो कहता है कि तुम लोग भूखे हो, ये रोटी लो और इसे खा लो।
नरेटर द लिटिल डक्स एट द पीस ऑफ ब्रेड, डक जो है वो पीस ऑफ ब्रेड जो है ना वो खाती हैं। देन ही साव ए बिहाइव ऑन द फ्लोर, देखता है कि सतह पर वहीं पे मधुमक्खियाँ हैं। ही पिकेड इट अप एंड पुट इट ओवर अ ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी टू इंसेक्ट कैस्टर, उन्हें उठाता है और उन्हें पेड़ पर रख देता है और फिर अपनी यात्रा पर निकल जाता है। वेन ही अराइव्ड ही नॉक्ड एट द डोर, जब वो आता है तो वो दरवाजे को खटखटाता है, यानी कि जब वो जर्नी ख़त्म करके अपने महल की तरफ पहुंचता है, यानी कि जहाँ जाना था उसे, तो नॉक करता है। ओल्ड लेडी व्हाट डू यू वांट माई डियर, तुम्हें क्या चाहिए? अलेक्जेंडर आई एम सॉरी टू बोदर यू बट आई वुड लाइक टू रेस्क्यू द प्रिंसेस, मैं प्रिंसेस को बचाने आया हूँ। ओल्ड लेडी यू कैन ट्राई बट इफ़ यू फेल यू नो व्हाट विल हैपन टू यू, तुम कोशिश करो, अगर तुम सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो फेल हुए तो तुम जानते ही हो। अलेक्जेंडर यस आई नो बट इन वन माई ड्रीम्स आई साव ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड आई फेल इन लव विथ हर, यस मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक सपना आया था कि मैं एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ हूँ और मैं इसमें खोया हुआ हूँ। ओल्ड लेडी हाँ नरेटर देन द ओल्ड लेडी स्प्रेड द सनफ्लावर सीड्स ऑन द ग्राउंड एंड लेफ्ट, ओल्ड लेडी जो है वो सूरजमुखी की जो बीजें हैं ना उसको ग्राउंड पे फेंक देती हैं और चली जाती हैं। अलेक्जेंडर ओह आई कैंट गेदर ऑल दीज सीड्स दे आर टू मैनी बट आई विल ट्राई, बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हें कलेक्ट कर सकूँ। नरेटर 45 मिनट्स लेटर अलेक्जेंडर इज अबाउट टू गिव अप देन ही हर्ड ए स्ट्रॉन्ग नॉइज द एंड्स हैड कम टू हेल्प हिम, 45 मिनट्स तक कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। तब देखता है जोर से आवाज़ें आती हैं और चींटियाँ उसके साथ आती हैं, बहुत ही तेज़ी से आती है और उसे हेल्प करती हैं उन सारे सीड्स को कलेक्शन करने में, क्योंकि अलेक्जेंडर ने उनको उनके एंट हिल बनाने में मदद की थी। अलेक्जेंडर थैंक यू माई गुड फ्रेंड्स द बैग इज फुल ऑफ सीड्स अगेन, फिर से वो पूरा बैग जो है वो सीड से वो भर देता है। नरेटर देन द ओल्ड लेडी कम बैक, बूढ़ी महिला आती है। ओल्ड लेडी नाउ यू हैव टू गो थ्रू द सेकेंड टेस्ट, लुक यू हैव टू कैच दिस 12 रिंग्स, अब दूसरा टेस्ट चालू होता है 12 रिंग्स का। इसके आगे से मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी में हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी चैप्टर में हम लोग का चल रहा था इंडिया आवर मदरलैंड, आवर मदरलैंड। स्टूडेंट्स क्लास 6 में जियोग्राफी चैप्टर का हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, इंडिया आवर मदरलैंड, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में जाना था कि हाँ भारत का लोकेशन और एक्सटेंशन क्या है, तो इस स्थान पर है, किस पोजीशन में है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे कि उसके बाद पढ़ेंगे डिवीज़न, कि हाँ यहाँ पर भारत की भूमि को किन किन डिवीज़नों में बांटा गया है। तो लोकेशन एक्सटेंशन में हम लोगों ने जाना था कि हमारा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में यह दूसरा स्थान रखता है, यानी कि सबसे पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि में रखने वाला कौन सा है? चाइना है, और दूसरा स्थान भारत का है, जिसमें इंडिया का है, जो हम लोग रहते हैं जिस कंट्री में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। पहला स्थान कौन सा रखता है? तो पहला स्थान याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कवर्ड एरिया जो किया हुआ है कंट्री, वो है रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है। पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखने वाला देश कौन सा है?
रूस है, और हमारा जो भारत होता है, भारत कौन से स्थान पे, 7वें पे है। 8वां याद रखेंगे, अर्जेंटीना याद है, इसको याद रखेंगे कि 8वां भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना पर है वो, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। अब हम लोगों ने जाना था कि हमारे भारत को, हमारी भारत जो है चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आती है तो एक ऐसी इमेजनरी लैटिट्यूड है जो हमारे भारत के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो वह इमेजनरी लैटिट्यूड कौन सा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे भारत को ठीक मध्य से होकर गुजरती है और अप्रॉक्स 7 कंट्री को विभेद करते हुए जाती है, यानी कि बांटते हुए जाती है। 7 स्टेट से होकर के गुजरती है। याद रखें कि हमारी भारत देश में इक्वेटर लाइन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लॉन्ग लैटिट्यूड जो है वह 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके बाद हम लोगों ने एक्सटेंशन में जाना था कि हमारा जो भारत का जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कितना से कितना तक है। तो सबसे पहले इक्वेटर के ऊपर है, तो इक्वेटर का कितना रेंज होता है, इक्वेटर का रेंज कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इक्वेटर का रेंज कितना होता है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से थोड़ा ऊपर 8 डिग्री और 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर के, यानी थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ करके 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से होकर के यह 37 डिग्री 6 मिनट, कितना तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक जाती है। तो क्या याद रखेंगे कि भारत जो हमारा देश है इसका लैटिट्यूड कितना और कितने के बीच में होता है, कितना अक्षांश के बीच में भारत देश हमारा जो है यह है बना हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर के 37, 8 डिग्री 4 मिनट में कौन सा पॉइंट आता है, इंदिरा पॉइंट है जो भारत का अंतिम छोर आता है। और यह 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा जम्मू कश्मीर के पास में है, द एंड पॉइंट, 37 डिग्री 6 मिनट तक के रेंज में जो आएंगे लैटिट्यूड के बीच में वो भारत का रेंज होगा। यह हो गया लैटिट्यूड अक्षांश के बीच में। अब देशांतर के बीच में जाने थे हम थोड़ा सा कि देशांतर कितना से कितना तक होता है। तो देशांतर जो होता है वह याद रखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट, कितना से कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यह होता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यह हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। यदि देशांतरीय विस्तार क्या होता है इसका, तो देशांतरीय विस्तार में याद रखेंगे कि 87 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, इससे लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार में जो होंगे वो भारत का रेंज है। तो यह था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन ऑन द अर्थ कि भारत का हमारे पृथ्वी पर कौन सा लोकेशन आता है। तो यह था हमारा लोकेशन। अब हम लोग जानेंगे कि डिवीजन, इसके बारे में और भी जाने थे कि हाँ इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देश में हम लोगों ने जाना था नेवर टू द नॉर्थ की तरफ में हमारे चाइना, नेपाल और भूटान आते हैं। उत्तर दिशा में कौन कौन आते हैं भारत के, चाइना, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट हो गया ईस्ट की तरफ में, उसके बाद फिर ईस्ट की तरफ में, पूरब की तरफ में कौन आएंगे, तब बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब की तरफ में कौन कौन कंट्री आएंगे, नेबर कंट्री, तब बांग्लादेश और म्यांमार रहेंगे। वेस्ट की तरफ में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान होगा, नॉर्थ वेस्ट में क्योंकि साउथ वेस्ट की तरफ तो ओशन है हम लोगों का, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ में कौन सा है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। नेक्स्ट साउदर्न पार्ट की ओर चूंकि एक प्रायद्वीपीय बनाता है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हमारा भारत देश है। दक्षिण की तरफ में, तो दक्षिण की तरफ में प्रायद्वीपीय बनाता है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। फिर भी एक आइलैंड के फॉर्म में श्रीलंका एक देश है, छोटे से बीच समुद्रों के बीच में एक श्रीलंका देश है जो साउदर्न पार्ट में, इसको हम लोग नेबर कंट्री के रूप में जानते हैं। तो यह था इसके लोकेशन, एक्सटेंशन एंड नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि डिवीजन क्या होते हैं। डिवीजन में तो सबसे पहले देखेंगे हमारी भारत की भूमि को, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसको फिजिकल डिवीजन में बांटे गए हैं। किस डिवीजन में बांटे गए हैं, फिजिकल डिवीजन में। तो फिजिकल डिवीजन में कौन कौन से आते हैं, पॉलिटिकल डिवीजन। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। भारत को अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों तथा संघीय प्रदेशों के रूप में बांटे गए हैं।
राज्यों तथा किस देशों में बांटे गए, किस राज्यों में बांटे गए हैं, राज्यों तथा संघीय प्रदेशों के रूप में बांटे गए हैं पहले। उसके बाद अलग अलग राज्यों के अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर्स है, लैंग्वेज हैं, यह है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑल द नॉर्दर्न स्टेट आर लैंड लॉक्ड। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, ऑक्युपाइज द लार्ज पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। इन पॉलिटिकल डिवीजन में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको राज्य तथा स्टेट तथा यूनियन टेरिटोरी के फॉर्म में बांटे गए हैं। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र रखने वाला, सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाला जो राज्य है वो राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान हमारे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाला राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है, गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम क्षेत्रफल है। ये हो गया। याद रखेंगे कि थार डेजर्ट हमारे भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है। हमारे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है, वो राजस्थान में है। Among the Union Territory, Ladakh is the largest, while the island of the Lakshadweep in the Arabian Sea are the smallest. और याद रखेंगे कि हमारे पास का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो लद्दाख है। सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, लद्दाख है। और सबसे छोटा जो आइलैंड है यूनियन टेरिटोरीज है वो लक्षद्वीप है। तो हमें भारत में याद रखेंगे सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, यूनियन टेरिटोरीज कौन सा है, तो लद्दाख है। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटोरीज कौन सा है, वो लक्षद्वीप है। अरेबियन सी आर द स्मॉलेस्ट, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। और हमारे दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई है। हमारे भारत की राजधानी कहाँ पे है, दिल्ली में है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में क्या क्या आते हैं, तो फिजिकल डिवीजन में याद रखेंगे कि फिजिकल डिवीजन जो होता है, फिजिकल डिवीजन यहाँ के प्लेन्स तथा माउंटेन्स के रूप में बांटेंगे। फिजिकल डिवीजन प्लेन्स, और प्लेन्स में कौन कौन से प्लेन्स है, तो कोस्टल प्लेन्स है, सोयल प्लेन्स है, या फिर माउंटेन्स है। इन सब फॉर्मों में जब बांटे गए हैं, देश को अलग अलग मैप पे तैयार किए गए हैं, तो ये जो फॉर्म कहलाते हैं यहाँ के फिजिकल डिवीजन कहलाते हैं। फिजिकल डिवीजन के बाद में, फिजिकल डिवीजन में अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन, हमारे भारत में उत्तरी पर्वत क्या है, फिर उसके बाद प्लेन्स क्या हैं, ये सब मैटर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यानी कि माउंटेन और प्लेन्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग। तो बाकी बच्चे जो भी अभी पढ़ाई हुआ है, भारत का लोकेशन, एक्सटेंशन, नेबरिंग एंड पॉलिटिकल डिवीजन, इसको एक नोट्स के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। और नोट्स के फॉर्म में तैयार करने के बाद इसको याद कर लेंगे। थैंक यू। मैंने आपको पुराने हैं लेकिन सेम है, सब कुछ जानते हैं। अब देखिए फेसबुक चला रहे हैं अभी तक हमको फेसबुक चलाने नहीं आया। अभी हमको फेसबुक चलाने नहीं आया। आज हम नहीं चलाए, आजकल का बच्चा सब सीख गया, सब सीख गए यही तो, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। हमको सिखाया फेसबुक, हम बोलते रहेंगे लेकिन नहीं सिखाया। आज तक मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है ना, चलाते हैं दूसरे में देख लेते हैं, फोटो वीडियो जो देखना होगा हो जाता है। गाड़ी को बाद में हमारे एक बार सुबह से बढ़ जाए, मतलब दिन भर का 300 रुपये लेंगे हम, बैठे भी नहीं। हाँ खाली बैठना है, शाम के सुबह में 2 दिन बाद नहीं उठती, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर, तो और कुछ करना स्मार्ट बॉय, इसको क्या आप दिख रहा है, बोल रहे हैं उनका लड़का आपसे बड़ा है, ये बात बोलेगा चाचा का। हमें तो लगता है ना आदमी हमेशा बुआ ही रहता है, ठीक है, बस खाली देह पुराना होते चला जाता है, गिरेगा नहीं ना, ठीक ठाक है ना, दिख रहा है। नजदीक आएंगे तो नजदीक मत आइएगा, चालू करते हैं।
ऊपर से ऊपर। ये वाला हाँ मैं तो बोलना चाहिए ना, आप लोग भी जो पिछला रोटी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। एक कहानी है पार्ट 7 में, गिल्लू। एक इसमें एक गिलहरी की कहानी है जिसको श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक छोटे से जीव गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना के आधार पर चित्रण किया है। इसका उद्देश्य बच्चों के अंदर पशु पक्षियों के प्रति संवेदना तथा प्रेम जागृत करना है। इस पाठ में ये बताया गया है कि इंसान को पशु पक्षी से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारे काम आते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे गमले के चारों ओर छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले के पास पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। एक गिलहरी का कहानी में है कि एक गिलहरी का बच्चा घोंसले से किसी प्रकार गिर गया और 2 कौवा मिलकर उसके पीछे पड़ गया और उस पर चोंच मार दिया। तो अब चोंच मारने के बाद छोटा सा बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, अब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना और मैं उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से उसका रक्त पोंछकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। एक औरत थी जो जिसके घर में था, उन्होंने क्या किया, उसको गिलहरी को दया आ गई और उसको उठाकर ले गई और उसको मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह ना खुल सका। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों तक लगातार उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके सिंग रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों सबको विस्मित करने लगी। कुछ दिन के बाद वो गिलहरी के बच्चा जो था सही हो गया और उसके शरीर पर पूरा शरीर भी सही हो गया, बड़ा भी हो गया पहले से, और पूंछ भी बड़ी हो गई, शरीर पर बाल भी आने लगा। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसका नाम रख दिया गया है गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर इसको सबको आश्चर्य होता था। छोटा गिलहरी अकेले उसमें रहता था और तरह तरह का खेल करता था, अपने आप में आनंद लेता था वो। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वो मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के
अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति पे लिफाफे के बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके उससे ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाल के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिलहरी ने बाहर जाने पर सचमुच की मुक्ति सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुर्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। अब गिलहरी है, अब वो छोटा सा, अब उसको बचाना भी ज़रूरी है। कुत्ता बिल्ली देखेगा तो उसको पकड़ेगा, काट लेगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी गिलहरी की खुली जाली की तरह राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह गिलहरी के भीतर खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई तो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उनमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना ही झूले पर बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक संवरता नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंड भी मिलती। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ ना खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वहीं उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। तो गिलहरी को बच्चे को उसको पाला पोसा गया। जब उस घायल अवस्था में बड़ा हुआ, बाद में वो बूढ़ा हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जानवर से आदमी को लगाव होना चाहिए और जानवर जीव जंतु से भी हमें प्रेम करना चाहिए। वो भी हमारे काम आते हैं और मैं भी उनके काम आता हूँ। इसी की इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कोई भी पशु पक्षी को प्रेम कीजिए और उसका देखभाल भी आप सही ढंग से कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का श्याम सर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके थे, यानी कि सी तक बता चुके थे। अभी वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं ही मैथ पढ़ा देता हूँ आज। तो डी नंबर में देखते हैं
यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग का कह रहा है, डी जो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है डी का, वह है ₹97 एंड 50 पैसा सब्ट्रैक्ट ₹67 एंड 75 पैसा। इसको सॉल्व करना है और बीच में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। यानी कि हमको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोग हॉरिजॉन्टल मेथड तो क्लास 3-4 में ही पढ़े होंगे, उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। तो एक हमारा रुपए का हो गया और ये इधर हमारा पैसा हो गया, ठीक है। जो माइनस के पहले वाला जो न्यूमेरिकल है वो सबसे ऊपर लिखाएंगे। तो रुपये के सामने रुपये का जो दिया था और पैसा के सामने जो पैसा वाला हो गया। फिर सेकंड जो सब्ट्रैक्शन के बाद वाला जो दिया हुआ है वो 67 रुपीज़ था और 75 पैसा था। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 50 में से 75 तो नहीं घटेगा, यानी कि कैरी लेंगे बाबू। तो अगर 1 रुपये को हम पैसा में देते हैं, ठीक है, तो 1 रुपये को जब हम पैसा में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 100 पैसा। अब 100 और 50 जोड़ देते हैं, यानी कि 150 हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 150 में से हम 75 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 75। ऐसे नॉर्मल भी आप कीजिएगा तो वही आएगा कि 10 में से 5 को घटाए तो 5। अब 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इधर चूंकि एक कैरी देगा तो 10 होगा, तो 4 बचा, तो इसमें से कर देते हैं 14 में से 7 हमने घटाया यानी कि 7, ठीक है। अब इसमें से एक कैरी हम इसको दे चुके हैं, तो यहाँ पे रेस्ट क्या बचेगा 96, ठीक है। अब 6 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो फिर एक कैरी लेंगे 9 में से, तो वहाँ पे हो जाएगा 16। तो 16 में से 7 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, और तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 में से 6 घटेगा यानी कि 2, यानी कि 97 रुपीज़ 50 पैसा में से अगर हम लोग 67 रुपीज़ 75 पैसा घटाते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 29 रुपीज़ 75 पैसा। इसी प्रकार से डी का जो रेस्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 2 में सब्ट्रैक्शन कर रहा है, 3 और 4 में ऐड कर रहा है, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से ओरिजेंटल मेथड से ही क्वेश्चन नंबर ई में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि वैभव ट्रेवल्ड 512 किलोमीटर 675 मीटर बाय ट्रेन। वैभव जो है वो 512 किलोमीटर और 675 मीटर ट्रेन से डिस्टेंस कवर करता है, एंड रेस्ट बाय कार, और जो शेष दूरी बचती है ना उसे कार से कवर करता है। इफ़ यू ट्रेवल्ड 1000 किलोमीटर इन ऑल, अगर उसको टोटल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर कवर करना था तो हाउ लॉन्ग ही ट्रेवल बाय कार, तो वो कार से कितना ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया गया है, तो इसको क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है तो इसको लिखकर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वैभव ट्रेवल्ड यानी कि ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, (512 किलोमीटर 675 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि वो कार से कितना ट्रेवल करता है। तो वैभव ट्रेवल्ड बाय कार क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस सब्ट्रैक्टेड जो होगा हमारा रेस्ट जो था हम जो उसने कार से ट्रेन से कवर किया था, इसे हम लोगों को घटा लेना है, ठीक है। तो इधर हम यहाँ पे तो वर्किंग हम कर लेते हैं, साइड में इधर हम वर्किंग कर लेते हैं। 1000 ये किलोमीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 572 दिया गया है और इधर 675 ये मीटर वाला हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं
10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये बचेगा 9। 9 में से 7 को सेपरेट करेंगे 2, 9 में से 6 को करेंगे 3, ये भी हमारा 9 में से क्योंकि कैरी दे चुका है तो 9 में से 2 घटाएंगे यानी कि 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 427 किलोमीटर एंड 325 मीटर जो होगा वैभव, वो डिस्टेंस कवर करेगा किसके द्वारा? कार के द्वारा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक यात्रा कर रहा था वैभव जिसकी टोटल डिस्टेंस दी गई थी 1000 किलोमीटर, 512 किलोमीटर एंड 675 मीटर जो है वो ट्रेन से कवर करता है। तो कह रहा है कि रेस्ट जो डिस्टेंस था वो किससे कवर करता है? कार से। तो वही हमें रेस्ट डिस्टेंस प्राप्त करना था, यानी कि टोटल माइनस जो ट्रेवल कर चुका है अगर उसको घटा देंगे तो रेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाएगा, यानी कि आंसर उसका मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर F देखते हैं। हाउ मच वेट शुड बी एडेड टू 67 kg 657 ग्राम टू मेक 100 kg? सिंपल सा बात है कि 100 kg को हम लोग लिखेंगे ऐसे, और इसमें से आप 67 kg 657 ग्राम को सेपरेट कर लीजिएगा तो यू गॉट योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था F नंबर, तो आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर G, सोनम हैज ₹500 एंड स्पेंड ₹97 एंड 50 पैसा। देखो सोनम के पास 500 रुपये हैं, उसमें से सोनम जो है 97 रुपये और 50 पैसे खर्च कर देती है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर नाउ? कितना उसके पास पैसा रेस्ट होगा? तो 500 में से अगर आप 97 रुपीज़ 50 पैसा को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर H, व्हाट शुड बी एडेड 3.189 टू गेट 7? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। इसमें एक नंबर कह रहा है प्राप्त करने के लिए आप लोगों को, वो दिया नहीं गया है तो उसको हम लोग बना लेते हैं नंबर लेट मानकर। ठीक है, देखिए आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है ये H, लेट द रिक्वायर्ड नंबर bx। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, यानी कि जो क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है फिर से हम पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 3.189? कह रहा है कि 3.189 में क्या जोड़ेंगे, तो मैंने वो नंबर ले लिया रिक्वायर्ड नंबर जो मुझे चाहिए। तो x प्लस 3.189 ये मान लीजिए कुछ जरूरी संख्या जो इसमें ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें रिजल्ट मिल रहा है 7। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या प्राप्त करना है? हमें x का वैल्यू प्राप्त करना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे, इक्वेशन के अगर इधर साइन हो, मैथमेटिकल साइन अगर प्लस होता है तो इक्वल टू किधर जाता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इधर हम ले जाएंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7 माइनस 3.189। ठीक है, अब इक्वल का मैंने साइन दे दिया तो पहले इसका वर्किंग हम लोग कर लिया जाए। 3.189, तो पहले जो ये डेसिमल फॉर्म जो हमने लिखा उसको लाइक फॉर्म में बदल देते हैं, यानी कि इधर भी हम 3 जीरो दे देंगे। अब इसको हम लोग हटाते हैं, 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये तो 9 बचा तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, ये आपका क्या बचा? एक कैरी दिया था तो 6 में से 3 गया यानी कि 3, यानी कि 3.811 उसे चाहिए, यानी कि 3.811 को अगर हम लोग ऐड करते हैं 3.189 में तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 7 में हो जाएगा, यानी कि हमें 7 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखिए, जब भी अननोन नंबर हो, जब नंबर नहीं दिया रहे तो सिंपल सा बात है कि उसको अननोन नंबर को रिक्वायर्ड नंबर मान के x मान लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैठा दीजिएगा तो आंसर 100% आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर I देख लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ 3.14 एंड 1.674 टू गेट 9? क्या करा क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए डिफरेंस, किसके डिफरेंस में? 3.14 एंड 1.764 के, यानी कि इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंस प्राप्त कर लेंगे। जब डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप एक रिक्वायर्ड नंबर मांगिएगा, वो जो डिफरेंस आएगा वो x प्लस डिफरेंस जो आएगा इक्वल टू लिखिएगा 9 और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर J जो आखिरी है देख लेते हैं हम लोग। By how much is the difference of 604 and 406.64 less than their sum? क्या कह रहा है
कि 604 और 406.64 का डिफरेंस जो है वो कितना कम है उनके सम से। यानी कि क्या करना है, एक बार ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं ना उनको ऐड कर लेना है, ठीक है, टोटल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक। और उसके बाद जो टोटल नंबर था ना उसमें से इस डिफरेंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 8.3 चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। और 2 क्वेश्चन रैपिड मैथ्स में है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा तो कल वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।